राजकुमारी सनशाइन की भूमि में जो वर्षों से सो रही थी, एक दुष्ट काली परी थी। ये काली परी अपने एकमात्र दोस्त बैड ब्लैकी के साथ अपने अंधेरे महल में रह रही थी। एक दिन जब काली परी ने उसकी जादुई अंगूठी को देखा, उसने देखा कि स्लीपिंग ब्यूटी सनशाइन को एक बहादुर राजकुमार ने जगाया था। काली परी इतनी क्रोधित हुई कि वो हरी लपटों से घिर गई। शांत हो जाइए काली परी, ये क्रोध में कार्य करने का समय नहीं है। मैं सनशाइन को अपनी आंखें खोलने पर पछताने पर मजबूर कर दूंगी। दूसरी ओर राजकुमार ने सनशाइन को सफेद घोड़ा उपहार में दिया। ये यूनिकॉर्न, जिसका नाम उन्होंने लूना रखा, उसके पास जादुई पंख भी थे। राजकुमारी तुरंत लूना पर चढ़ गई और आकाश में उड़ने लगी। ऊंचा लूना और ऊंचा उड़ो। सनशाइन की खुशी देखकर काली परी क्रोधित हो गई। शांत हो जाइए महारानी जी, आप बहुत मजबूत हैं। जब काली परी एक छोटी परी थी, तब भी वो अन्य अच्छी परियों को नुकसान और चोट पहुंचाती थी। वो उनमें से एक पर कीचड़ फेंकती थी और दूसरे के बालों का मजाक उड़ाती थी। तुम्हारे बाल बहुत बदसूरत है, ये हिरन के सींग की तरह दिखते हैं। एक दिन जब उसने एक बुरे जादू से भरी जलकुंभी के पंखों को क्षतिग्रस्त कर दिया, तो परी जलकुंभी तुरंत राजा के पास गई और उससे काली परी के बारे में शिकायत की। अब बहुत हो गया सैनिकों, जंगल के सबसे दूर, सबसे शांत और सबसे उजाड़ हिस्से में काली परी को फंसाओ। इस प्रकार काली परी ने अपने दिन जंगल की गहराई में अकेले बिताए, इतना कि उसके आसपास रंग बिरंगे फूल नहीं खिलते थे और जंगल के उस सुदूर उजाड़ कोने में कोई जानवर नहीं आता था। हर दिन वो जंगल से बाहर निकलने के लिए रास्ते तलाशती, लेकिन जंगल एक भूल भुलैया की तरह था जो काली परी को उसी जगह लाता जहां से वो चल पड़ती। एक दिन जब वो उदास होकर अकेली घूम रही थी, अचानक उसके सिर पर एक चमगादड़ आ गया। आप एक परी है ना? आप अकेले क्या कर रही हैं जंगल के इस उजाड़ हिस्से में? इन परियों की बुराई करने के कारण राजा ने मुझे यहाँ कैद कर दिया। उदाहरण के लिए किस प्रकार की बुराई? जब काली परी ने नुकसान के बारे में बात की तो चमगादड़ खुश हुआ। उसने अच्छी परियों के साथ ऐसा किया क्योंकि उसका मानना था बुराई सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो आप सही रास्ते पर हैं परी। यदि आप मुझे अपने नौकर के रूप में स्वीकार करती है तो मैं आपको रहस्यमय मंत्र बता दूंगा। रहस्यमय मंत्र? ऐसे मंत्र जो मुझे बचा सकते हैं इस स्थिति में? हाँ। चमगादड़ ने काली परी को एक अंगूठी सौंपी। जैसे ही काली परी ने अंगूठी पहनी, आकाश में काले बादल छा गए और पेड़ों पर बिजली गिरी और अंगूठी से हंसी गूंज उठी। जब काली परी ने अंगूठी के माध्यम से देखा तो उसने देखा कि वो भविष्य में कितनी मजबूत और शक्तिशाली होगी। इस प्रकार उसने चमगादड़ को अपने नौकर के रूप में स्वीकार कर लिया। कई साल बीत गए। काली परी ने अंगूठी की शक्ति के सहारे उस उजाड़ भूमि में लकड़ी का एक नक्शीदार महल बनाया और चमगादड़ इस महल में उसके साथ रहने लगा। जब काली परी को अपनी अंगूठी के माध्यम से ये खबर मिली कि राजा और रानी को एक बच्चा हुआ है, वो क्रोधित हो गई क्योंकि अच्छी परियों की तरह उसे राज्य में आमंत्रित नहीं किया गया था। उस दिन उसने खुद से वादा किया कि वो राजकुमारी के प्रति किसी भी प्रकार की बुराई करने में असफल नहीं होगी। ब्लैकी, मैं राजकुमारी को अपनी आंखें खोलने पर पछतावा कराना चाहती हूँ। मेरे पास एक तरकीब है महारानी जी।
ब्लैकी ने अपने मन में जो योजना बनाई थी उसे ब्लैक फेरी को पूरे विवरण में समझाया। जब सूरज गायब हो गया और आकाश तारों से भर गया तो काली परी अंगूठी की शक्ति से सनशाइन के सपने में प्रकट हुई। अब उठो राजकुमारी, सभी पक्षी बचाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। क्या? पंछियों को कैसे? क्या हुआ? काली परी ने बताया कि आकाश में सभी पक्षी एक बुरी जादू से प्रभावित थे और वे उड़ नहीं सकते थे क्योंकि वे सूखी शाखाओं से घिरे हुए थे। केवल आप ही उन्हें बचा सकती हैं। चलो उठो और जंगल की ओर भागो। सनशाइन रात में डर के मारे जाग गई। वो बिना किसी को बताए पक्षियों को बचाने के लिए निकल पड़ी। जब वो जंगल में पहुंची तो उसने सचमुच एक विशाल पेड़ की सूखी शाखाओं पर पक्षियों को मंत्रमुग्ध देखा। वो चढ़ने की कोशिश करने वाली थी, तभी काली परी धुंध से बाहर दिखाई दी। तुम मेरे सपनों की परी हो? क्या तुमने पक्षी के साथ ऐसा किया? लेकिन क्यों? यदि आप पेड़ के खोखले हिस्से में नहीं गए तो पक्षी फिर कभी नहीं गाएंगे या उड़ेंगे। सनशाइन पक्षियों को बचाने के लिए पेड़ में घुसने को तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही वो खोखले हिस्से में दाखिल हुई, पेड़ की शाखाएं बढ़ गई और राजकुमारी को अंदर कैद कर लिया। काली परी, मैंने वही किया जो तुमने कहा था। अब पक्षियों को मुक्त करो। पक्षी? कौन से पक्षी? उसी क्षण पेड़ की शाखाओं में रहने वाले पक्षी एक क्षण में गायब हो गए। तुम देखो, ना तो पक्षी और न ही अन्य जानवर इस उजाड़ जंगल की राजकुमारी के पास आ सकते हैं। वे सब झूठ था। अब तुम यहाँ हमेशा के लिए अकेली रहोगी। सनशाइन को नहीं पता था कि काली परी के विश्वासघाती जाल के सामने क्या करना चाहिए। हालांकि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुद को शाखाओं से मुक्त नहीं कर सकी। जब सुबह हुई तो राजकुमार, जिसे सनशाइन कहीं भी नहीं मिली, बहुत परेशान हुआ। उन्हें इस अवस्था में देखकर सफेद घोड़ी लूना उनके पास आई। मेरी पीठ पर बैठो, हम उसकी खुशबू का पीछा करके सनशाइन को ढूंढ सकते हैं। लूना अपने शानदार पंखों के साथ रहस्यमय जंगल में उड़ गई। जब उसे एहसास हुआ कि उसे राजकुमारी की गंध आ गई थी, वो तुरंत जमीन पर उतरी। लेकिन जंगल का सन्नाटा और अंधेरा उन्हें बहुत डरा रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने एक पेड़ के खोखले हिस्से में सनशाइन फंसी देखी। सनशाइन, मेरी राजकुमारी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ओह, मेरे राजकुमार, और लूना ने अपने रंग बिरंगे पंख फैलाए और पूरे पेड़ पर जादुई धूल छिड़क दी। सूखी शाखाएं एक एक करके टूट गई और जमीन पर गिर गई। इस प्रकार सनशाइन उस खोखले हिस्से से निकल गई जिसमें वो फंसी थी। ओह, मुझे लगा था मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगी। बहुत धन्यवाद। राजकुमार और राजकुमारी लूना के साथ राज्य में लौट आए। सनशाइन और राजकुमार दोनों जानते थे कि असली शक्ति कभी बुराई में नहीं, बल्कि प्यार और दोस्ती में थी। दूसरी ओर काली परी ने कभी हार नहीं मानी। वो अभी भी प्यार और दोस्ती बर्बाद करने के लिए नई योजनाएं बना रही थी। लाल जूते। एक समय की बात है, बहुत दूर एक देश में कैरन नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी और बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। वो अपनी माँ से वो सब कुछ पूछती थी जिसके बारे में वो जानना चाहती थी। माँ, आकाश में ये छोटी छोटी बत्तियाँ क्या हैं? वे सितारे हैं कैरन। पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति आखिर में एक तारे में बदल जाता है और हमेशा के लिए आकाश में चमकता है।
कैरन के पास केवल एक खिलौना था, एक जोड़ी कपड़े और एक जोड़ी लकड़ी की चप्पलों की थी, जो वो सड़क पर पहनकर घूमा करती थी। उसकी माँ ने उसके लिए जो लकड़ी की चप्पलें बनाई वे आरामदायक नहीं थी, लेकिन उसके पास केवल वही थी। एक दिन कैरन की माँ बहुत बीमार हो गई, इसलिए कैरन अपनी माँ के लिए दवा खरीदने के लिए शहर गई और रास्ते में उसे सड़क किनारे एक डिब्बे में लाल जूतों का एक जोड़ा मिला। जूते इतनी खूबसूरती से चमक रहे थे कि कैरन उन्हें अपने साथ घर ले आई। देखो माँ, मुझे इस सड़क के किनारे मिले। कितने सुंदर है ना ये, जैसे मेरे लिए ही बने हो। ये किसी और के हो सकते हैं कैरन, तुम्हें उन्हें तुरंत वापस दे आना चाहिए। पर अगर उनका मालिक होता तो वो उन्हें बॉक्स के साथ ऐसे थोड़े ही छोड़ता। हो सकता है ये मालिक से गलती से गिर गए हों, तो उसे इन्हें ऐसे नहीं गिराना चाहिए था। मैंने इन्हें ढूंढा है, अब ये मेरे जूते हैं। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हो सकता है मैं अभी तुम्हारे लिए नए जूते ना खरीद पाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम किसी दूसरे के जूते सिर्फ इस वजह से पहनो। प्लीज जिद्दी मत बनो, वादा करो कि तुम ये लाल जूते नहीं पहनोगी। कैरन ने दुखी होकर अपनी माँ से लाल जूते न पहनने का वादा किया और उन्हें अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। महीनों बीत गए। एक दिन जब तक कैरन घर आई और उसे अपनी माँ घर में कहीं नहीं मिली, उसने घर में हर जगह देखा, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ आकाश में एक चमकीला तारा बन गई है। अगले दिन अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए जाते समय कैरन ने वही लाल जूते पहने। अंतिम संस्कार में आए लोग कैरन के जूतों से नजरें नहीं हटा सके। इतना अनादर! इस लड़की ने अंतिम संस्कार में लाल जूते पहने। लेकिन कैरन ने परवाह नहीं की, क्योंकि उसे अपने जूते बहुत पसंद थे। तभी एक नेक दिल बूढ़ी औरत कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी। इस बूढ़ी औरत को पता चला कि ये छोटी बच्ची अब अनाथ हो गई है। उसने उसे गोद लेने की इच्छा जाहिर की। मेरे साथ आओ सुंदर लड़की, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम बड़ी होकर सुंदर और सफल औरत बनो। इसलिए कैरन कई वर्षों तक बूढ़ी औरत के साथ रहने के लिए चली गई। कैरन, आपने अपनी माँ के अंतिम संस्कार के बाद से ये जूते पहन रखे हैं, अब आप इन्हें उतार दें। ये बहुत गंदे हो चुके हैं। नहीं, मुझे अपने लाल जूते पसंद हैं। ओह कैरन, इतनी जिद्दी मत बनो। चलो अपने जूते बदलो, मैं और अच्छे जूते खरीद दूंगी, मैं वादा करती हूँ। कैरन उस बूढ़ी औरत को नाराज नहीं करना चाहती थी, जिसने उसे गोद लेने की दयालुता दिखाई थी। इसलिए उसने आखिरकार अपने लाल जूते उतार दिए और उन्हें फेंक दिया। कुछ दिन बीते। एक दिन कैरन अपने नए कमरे में नए कपड़े और खिलौनों के साथ खेल रही थी और बूढ़ी औरत उसके लिए नई जोड़ी जूते ले आई। लेकिन कैरन को ये जूते बिल्कुल पसंद नहीं आए। लेकिन ये नीले हैं, बहुत भद्दे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आने वाले कई वर्षों तक कैरन अपने लाल जूतों को बहुत याद करके रोती रहती। वो बड़ी होकर एक खूबसूरत युवती बन गई, लेकिन उसका जिद्दी रवैया कभी नहीं बदला। यहाँ तक कि जब बूढ़ी औरत उसके लिए तोहफे लाती तो भी नहीं। मैं ये सब नहीं पहनती। लेकिन मैंने इसे तुम्हारे लिए बुना है। मैं ये खाना कभी नहीं खाऊंगी। मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ। कम से कम एक टुकड़ा खाकर तो देख लो बेटी। बूढ़ी औरत कैरन के जिद्दी और नक चढ़े रवैये से बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी उसने उसके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाई। जैसे ही वो अंदर आई, कैरन नीले जूते उतार रही थी, जिनके लिए वो अब बड़ी हो चुकी थी। देखो, मेरी सारी चीजें अब छोटी हो गई हैं। मैं बड़ी हो गई हूँ। कोई बात नहीं, तो चलो तुम्हारे लिए नए कपड़े और नए जूते खरीदते हैं बेटा। फिर बुढ़िया और कैरन दुकान पर गए। ओह देखो, मेरे पसंदीदा लाल जूतों की तरह, ये तो मेरे पास होने ही चाहिए। कैरन,
आपको फैंसी लाल जूतों की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे जूते पहनने चाहिए जिन्हें पहनकर तुम अच्छी लगो, किसी के अंतिम संस्कार में भी पहन सको। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जोड़ी जूते खरीद सकती हूँ। चलो उन काले वालों को खरीदते हैं और घर चलते हैं। मुझे परवाह नहीं है, अगर तुम दोनों जोड़ी जूते नहीं खरीदोगी तो मैं अब से हर जगह नंगे पांव जाऊंगी। ओ छोटी लड़की, काश तुम इतनी जिद्दी ना होती। बूढ़ी औरत ने कैरन के लिए काले जूते खरीदे और अपने आखिरी पैसों को उसे खुश करने के लिए लाल जूते खरीदने में खर्च दिया। उन्हें अब पैदल ही घर जाना पड़ा। रास्ते में बुढ़िया के पैरों में बहुत दर्द होता रहा और वो बिगड़ी हुई कैरन को सहन नहीं कर पा रही थी। पर कैरन को कोई परवाह नहीं थी। वो अपने नए लाल जूतों के साथ घर गई। एक दिन बुढ़िया ने कैरन से कहा कि उन्हें शहर में एक अंतिम संस्कार में शामिल होना है। कैरन, तुम्हें अपने काले जूते ही पहनने हैं, नहीं तो अंतिम संस्कार में बेइज्जती होगी। कैरन ने अपने कमरे में काले जूतों की ओर देखा और फिर चमकीले लाल जूतों को, और उसने लाल जूते पहनना चुना। जब वे घर से निकले तो उसने उन्हें अपनी स्कर्ट से ढक दिया ताकि बूढ़ी औरत को जूते दिखाई ना दें। हालांकि अंतिम संस्कार में सभी ने कैरन के जूते उसकी स्कर्ट के नीचे चमकते हुए देख लिए थे। उन्होंने अंतिम संस्कार में कैरन के लाल जूतों के बारे में कानाफूसी की कि ऐसे मौके पर ऐसे जूते पहनना कितनी शर्म की बात है। ये बात जब बुढ़िया के कान में पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया। तुमने मेरी बात नहीं मानी और फिर से लाल जूते पहन लिए। तुम बहुत जिद्दी हो कैरन, कुछ तो अकल की बात करो, हमेशा बेइज्जती करवाती हो। उसी समय वहां से गुजर रहा एक सुंदर नौजवान कैरन की सुंदरता पर मोहित हो गया। वो उसके पास आया और अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसे प्रणाम किया। तुम कितनी सुंदर हो और इन जूतों में और भी खूबसूरत लग रही हो। मेरे प्रिय, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा नाचती होंगी। मैं आज रात आपको महल की डांस नाइट में आमंत्रित करता हूँ, जरूर आइएगा। राजकुमार की पेशकश की खुशी के साथ कैरन खुशी से नाचने लगी, लेकिन कुछ देर बाद कैरन डांस करना बंद नहीं कर पाई। मैं अपने पैरों को रोक क्यों नहीं पा रही हूँ? क्या हो रहा है? कैरन डांस करते करते बूढ़ी औरत और राजकुमार से दूर चलने लगी। कैरन, वापस आ जाओ। भले ही राजकुमार ने कुछ समय के लिए कैरन का पीछा किया, पर वो बहुत दूर निकल गई। कैरन के लाल जूते कैरन से भी अधिक जिद्दी निकले। वे उसे पहाड़ की चोटी तक ले गए और 3 दिन तक दिन रात उसे नचाते रहे। कैरन के पैरों में इतनी चोटें लग गई थी कि वो पैर रखते हुए भी दर्द से चिल्लाती थी। कीचड़ में फंसने के बावजूद और कांटेदार सुइयां चुभने के बावजूद जूते नाचते रहे। बस हो गया, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं अब से इतनी जिद नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ। प्लीज रुक जाओ जूतों, प्लीज रुक जाओ। और जब कैरन ने कहा कि वो अपनी सारी जिदें छोड़ देगी, लाल जूते उसके पैरों से कूद गए और कैरन भी जमीन पर गिर गई और लाल जूते उसके बिना भी नाचते रहे। कैरन को एक छड़ी मिली और वो दर्द से लंगड़ाते हुए किसी तरह घर पहुंची। उसकी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। अपना घर देखकर वो खुशी से रोने लगी। बूढ़ी औरत ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। मैं जानती हूँ मैं बहुत जिद्दी लड़की थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ अब मैं वैसी नहीं रहूंगी। कैरन की जिद छोड़ने के बाद चीजें बेहतर होने लगी। एक दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया।
वो कोई और नहीं, वही युवा और सुंदर राजकुमार था। ओह, तुम यहाँ हो कैरन। मैंने तुम्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम बहुत तेज नाचती हो। तुम्हें कैसे कर लेती हो? कैरन सुंदर और नौजवान राजकुमार को देखकर खुश हो गई। उस दिन से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कैरन ने जिद को पीछे छोड़ते हुए एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। आलसी लड़की। एक बार की बात है, एक पिता और उसकी 2 जवान बेटियां दूर एक देश में एक साथ रह रहे थे। एक लड़की बहुत मेहनती थी और दूसरी बहुत आलसी। दीदी, क्या आप कभी मदद भी करती हैं? मैं बहुत थक गई हूँ। अरे नहीं, तुम पहले से ही सफाई कर रही हो, अब मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं? मेरे नाखून भी टूट जाएंगे। उनके बूढ़े पिता एक मेहनती इंसान थे, इसलिए हमेशा थक जाते थे। शाम को उनके पास सिर्फ सूप और कुछ रोटी ही खाने के लिए होती थी। एक दिन बूढ़े पिता ने अपनी बेटियों से एक निवेदन किया। मेरी प्यारी बेटियों, तुम जानती हो मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं सोच रहा था कि अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो और समय आ गया है कि तुम दोनों जिम्मेदारियां उठाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कोई काम या नौकरी ढूंढो। आप सही कह रहे हैं, मैं कल जरूर कोई काम तलाश कर लूंगी। और तुम्हारा क्या मेरी बच्ची? मेरी बहन को नौकरी मिलनी चाहिए, ये उसकी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं घर का काम ज्यादा अच्छा करती हूँ। बूढ़ा अपनी बेटियों को इतना उत्सुक देखकर बहुत खुश था। अगले दिन जब मेहनती लड़की नौकरी की तलाश में घर से निकली तो उसके पिता उसके पास आए। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर कभी भी कोई तुमसे मदद मांगे तो उसे मना मत करना। हमेशा तट पर रहना और अपने काम से प्यार करना, और जो भी काम करो पूरी लगन से करना। धन्यवाद पिताजी, मैं आपकी सलाह कभी नहीं भूलूंगी। ये हुई ना बात मेरी बच्ची। मेहनती बेटी अपनी नौकरी खोजने निकल पड़ी, जबकि आलसी बेटी, जिसने कहा था कि वो घर का काम करेगी, उसने कुछ नहीं किया। घर दिन ब दिन गंदा होता जा रहा था और भी गंदा। मेहनती लड़की कई दिनों तक पैदल चलती रही, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। कुछ दूर चलने पर मेहनती लड़की को सूखी शाखाओं और जड़ों वाला एक पेड़ दिखा। अरे जवान लड़की, क्या तुम मेरी सूखी शाखाओं को साफ कर दोगी और मेरी जड़ों में थोड़ा पानी दे दोगी? मेहनती लड़की ने पेड़ की सभी सूखी शाखाओं को तब तक साफ किया जब तक कि उसकी हथेलियां घायल नहीं हो गईं, और अपने पीने के पानी से जड़ों को भी सींचा। धन्यवाद प्यारी लड़की, लेकिन अब तुम्हारे पास पानी नहीं बचा है। कोई बात नहीं, आपको मदद की जरूरत थी और मैंने आपकी मदद की। मैं अपने लिए पानी ढूंढ लूंगी। मेहनती लड़की अपने रास्ते पर आगे चलती रही। आगे उसे टूटे और बिखरे हुए हिस्सों के साथ एक चूल्हा मिला। अरे सुंदर लड़की, क्या तुम मेरी मरम्मत कर दोगी ताकि मैं बेहतर दिखूं? मेहनती लड़की ने मुट्ठी भर मिट्टी ली और चूल्हे की सभी दरारों को अच्छे से भर दिया। धन्यवाद प्यारी लड़की, लेकिन तुम मेरी वजह से इतनी गंदी हो गई। ओह कोई बात नहीं, कपड़े मायने नहीं रखते। आपको मदद की जरूरत थी, मैंने मदद की। मेहनती लड़की उस नए से चूल्हे को छोड़कर अपने रास्ते पर चलती रही। थोड़ी देर बाद एक प्यारा मेमना दिखाई दिया, लेकिन वो काला था, सिर से पांव तक कोयले की तरह। हेलो प्यारी लड़की, मैं गलती से कोयले में घुस गया और गंदा हो गया। तुम मुझे नहला दोगी क्या? मेहनती लड़की ने मेमने को झील के किनारे नहला दिया। मेमना पहले की तरह सफेद हो गया और चमक उठा। धन्यवाद, लेकिन तुम मेरी वजह से भीग गई।
तुम्हें मदद की जरूरत थी, मैंने मदद की। मैं पहले से ही बहुत गंदी थी, अब मैं साफ हो गई। मेहनती लड़की अपने रास्ते पर चलती रही। जब अंधेरा हुआ तो उसे एक सुंदर घर मिला। ओह, जहां 7 परियां रहती थी। मेहनती लड़की घर में दाखिल हुई। हेलो, मैं आपके घर बिना अनुमति के आने के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं एक युवा लड़की हूँ जिसे काम की तलाश है। तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकती हो जवान लड़की। हमारे घर में 7 कमरे हैं। तुम्हें हर दिन सिर्फ 6 कमरे साफ करने होंगे, लेकिन 7वें कमरे में भूलकर भी मत जाना। मेहनती लड़की ने नौकरी स्वीकार कर ली। जैसा कि परियों ने कहा था, वो पूरे 1 साल तक हर दिन 6 कमरों की सफाई करती रही। उसने कभी 7वें कमरे में प्रवेश नहीं किया। और जब उसके पास काफी पैसे जमा हो गए तो उसने परियों से घर लौटने की अनुमति मांगी। बेशक जवान लड़की, तुम घर जा सकती हो। मैं हैरान हूँ कि तुमने 7वें कमरे में कभी प्रवेश क्यों नहीं किया। मुझे अपने काम पर गर्व है। मेरे पिता कहते थे कि अपना काम हमेशा ठीक से करो, चाहे कुछ भी हो। मेरे यहाँ रहते हुए मेरा काम सिर्फ 6 कमरों की सफाई करना था और यही मैंने किया। हम तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत के लिए इनाम देना चाहते हैं। चलो, आओ हमारे साथ। परियों ने युवा लड़की को 7वें कमरे में प्रवेश करने के लिए कहा। जब लड़की अंदर गई तो उसने चांदी और सोने के ढेर सारे सिक्के देखे। अब तुम इन सिक्कों के बीच घूमो और जितने भी सिक्के तुमसे चिपक जाएंगे वो तुम्हारे होंगे। मेहनती लड़की सिक्कों में बाएं से दाएं घूम गई। वो बिल्कुल किसी स्टार की तरह लग रही थी जिस पर पैसे लगे हुए थे। फिर मेहनती लड़की परियों को छोड़कर घर लौटने लगी। रास्ते में उसे मेमना मिला, जिसे उसने पहले नहलाया था। मेमना मोतियों से ढका हुआ था। मैं आपकी मदद को भूला नहीं प्यारी लड़की। लो, जितने चाहे मोती ले लो। मेहनती लड़की ने मेमने को धन्यवाद दिया और अपनी बाहों और गर्दन को मोतियों से ढक लिया और अपने रास्ते पर चलती रही। चलते चलते अब वो चूल्हे के पास पहुंची, जिसकी उसने जाते वक्त मरम्मत की थी। आपने मेरी जो मदद की उसे मैं नहीं भूला प्यारी लड़की। लो, मेरी गर्मा गर्म रोटियां और केक तुम्हारे हैं। मेहनती लड़की ने चूल्हे द्वारा दी गई रोटियों में से कुछ खा ली और उसमें से कुछ घर के लिए रख ली और अपने रास्ते पर चलती रही। थोड़ा आगे चलने पर उसे पेड़ दिखाई दिया जिसकी डालियां फलों से ढकी हुई थी। इधर आओ प्यारी लड़की, तुमने जो मदद की उसके लिए मैं आभारी हूँ। ले लो, मेरे सारे अंगूर तुम्हारे हुए। मेहनती लड़की ने धन्यवाद दिया और पेड़ से विदा लेकर चलने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, कितना फलदायी अनुभव है। उसके पिता और आलसी बहन ने दरवाजे पर उसका अभिवादन किया। लड़की की गठरी सोने और मोतियों से भरी हुई थी। आलसी बहन को बहुत जलन हुई जब उसने देखा कि उसकी बहन इतनी अमीर हो गई है। उन सिक्कों को देखो, मुझे नौकरी पाने के लिए एक अमीर परिवार की तलाश करनी होगी। अगर मेरी बहन के पास मोती हैं तो मुझे पन्ने मिलेंगे। आलसी लड़की ने अपने पिता से कहा कि वो नौकरी की तलाश में घर से जा रही है। ठीक है मेरी बच्ची, पर तुम तो घर पे भी काम नहीं कर पाती, तो फिर तुम्हें बाहर कैसे काम मिलेगा? आलसी लड़की अपने पिता की बात को पूरा सुने बिना ही चली गई। वो दिन रात चलती थी। थोड़ा और चलने पर वो सूखी शाखाओं वाले पेड़ के पास आई। पेड़ ने लड़की से मदद मांगी। कैसी हो जवान लड़की, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं इस धूप में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मेरे बाल खराब हो जाएंगे। बाय।
आलसी लड़की आगे बढ़ गई। थोड़ा और चलने पर उसे आगे एक टूटा और बिखरा हुआ चूल्हा दिखाई दिया। चूल्हे ने उससे मदद मांगी। मैं अपने कोमल और नाजुक हाथों को तुम्हारे लिए गंदा नहीं कर सकती। मेरी नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। बाय। आलसी लड़की ने चूल्हे की भी मदद नहीं की। तब उसे एक मेमना मिला जो काले कोयले की तरह गंदा था, और मेमने ने उसे स्नान कराने के लिए कहा। छी छी छी, मेरे रास्ते से हट जाओ कल्लूटे। आलसी लड़की भाग गई। क्या आलसी भेड़ का बच्चा है, खुद को धो भी नहीं सकता। और आलसी लड़की जल्द ही एक बड़े घर में आ गई। आलसी लड़की ने इसका फायदा उठाया और घर की मालकिन 7 परियों से काम मांगा। मुख्य परी ने उसे 1 साल रहने और सिर्फ 6 कमरे साफ करने के लिए ही कहा। भूलो मत जवान लड़की, तुम कभी भी 7वें कमरे में दाखिल नहीं होगी। आलसी लड़की ने महीनों तक अनमने मन से 6 कमरों की सफाई की। हालांकि एक दिन उसने अपनी जिज्ञासा के चलते 7वें कमरे में प्रवेश किया। सोने और चांदी के सिक्कों की बजाय अंदर मधुमक्खियां और चमगादड़ थे। मधुमक्खियों ने आलसी लड़की को इस तरह से काटा कि वो चारों ओर से जख्मी हो गई। वो बहुत दुखी थी। लड़की तुरंत वहां से चली गई और घर की ओर भागने लगी। जैसे ही वो दौड़ी, उसने मेमने को देखा, जिसके मदद के अनुरोध को उसने ठुकरा दिया था। मेमना मोतियों से ढका हुआ था। लड़की कुछ मोती पाने के लिए मेमने को पकड़ना चाहती थी, लेकिन मेमना उससे दूर भाग गया। लड़की चलती रही। वो बहुत थक गई थी। उसी पल उसे चूल्हा मिला, जिसकी मदद के अनुरोध को उसने ठुकरा दिया था। चूल्हे पर ताजी गरम रोटियां और ब्रेड थे। जब लड़की ने रोटी का एक टुकड़ा लेना चाहा, तो चूल्हा गर्म हो गया और आलसी लड़की के हाथ जल गए। जब आलसी लड़की वहां से भागी, तो वो पेड़ के पास पहुंची, जिसे उसने मदद करने से मना कर दिया था। पेड़ की डालियों पर फलों के गुच्छे थे। जब आलसी लड़की ने कुछ अंगूर लेने की कोशिश की, तो पेड़ दाहिनी ओर झुक गया। लड़की दाईं ओर दौड़ी, लेकिन इस बार पेड़ बाईं ओर झुक गया। इधर उधर भागते भागते वो थक गई। आलसी लड़की ने आखिरकार फल खाने का इरादा ही छोड़ दिया। वो पूरे 2 दिन तक बिना रुके चलती रही और आखिरकार घर पहुंच गई। उसके पिता और बहन ने आलसी लड़की को गंदे कपड़ों में घर लौटते और घायल हालत में देखा, और वे बहुत हैरान हुए। आलसी लड़की ने बड़े पछतावे के साथ जो कुछ हुआ था उन्हें बताया। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये इतना दर्द देता है। मेरी प्यारी बहन, अब तुम समझ गई कि मेहनती होना कितना जरूरी है। याद रखो बेटी, अगर जीवन में ईमानदार और मेहनती बनोगी तो तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। उस दिन के बाद आलसी लड़की फिर कभी आलसी और कामचोर नहीं रही। दोनों बहनों ने कड़ी मेहनत की और उन्हें अच्छा फल मिला, और इस छोटे से परिवार का जीवन सुख, शांति और खुशियों से भर गया। एक बार की बात है, अपने फूलों के लिए मशहूर देश में एक सुंदर राजकुमार रहता था। कई वर्षों तक एक जानवर के रूप में अकेले रहने के बाद इस राजकुमार को अपने जीवन का प्यार ब्यूटी मिली थी।
अब वो ब्यूटी के साथ उस महल में खुशी के दिन बिता रहा था जिसमें वो रह रहे थे। एक दिन जब वो रात को भोजन कर रहे थे, ब्यूटी ने कहा, रिचर्ड, तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक जानवर बन गए हो क्योंकि तुम पर पूरा जादू था। तुम जैसे दयालु और अच्छे दिल वाले पर कोई ऐसा क्यों करेगा? प्रिय ब्यूटी, ये लंबी कहानी है। उस रात प्रिंस रिचर्ड ने ब्यूटी को बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे तो एक अकेले बच्चे थे और अपने चेहरे पर लाल धब्बों के कारण वो किसी से बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसने सबके साथ बुरा व्यवहार किया। दरअसल वो इतने गुस्सैल इंसान थे कि कोई उनके पास भी नहीं आना चाहता था। एक दिन एहसास हुआ कि उनके चेहरे पर दाग धब्बों की वजह उनके कमरे में लगे गुलाब के फूल हैं। ये सुनकर ब्यूटी असमंजस में पड़ गई, लेकिन वो उत्सुकता से राजकुमार की बातें सुनती रही। कोई भी वैद्य इन धब्बों का इलाज नहीं ढूंढ सका, और क्योंकि मैं गुलाबों के करीब नहीं पहुंच सका तो मैंने पूरे देश में गुलाब के बगीचों पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन एक दिन एक आम आदमी ने राजकुमार को सूचित किया कि जंगल की गहराई में एक चुड़ैल रहती थी। वे कहते हैं कि चुड़ैल का बगीचा गुलाबों से भरपूर था। ये जानकर राजकुमार बहुत क्रोधित हुआ। वो उन गुलाबों को और उस डायन को नष्ट करना चाहता था जिसने उसका विरोध किया। उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और उस स्थान पर जाने के लिए निकल पड़ा जहां डायन रहती थी। डायन रोजा के पास वास्तव में रंगीन गुलाब के बगीचों वाला एक महल था। मिर-मिर, मेरे पैरों से हट जाओ, जल्द ही मेरी सुंदरता फीकी पड़ जाएगी। मुझे तुरंत गुलाब तोड़ने की जरूरत है। डायन रोजा वास्तव में बहुत बदसूरत थी। उसकी नाक ने उसके मुंह को लगभग ढक दिया था और उसके चेहरे पर बड़े बड़े तिल थे। सुबह सुबह वो अपने बगीचे से गुलाब के फूल लेकर तेजी से अपने घर लौट रही थी। वो उन गुलाबों की पंखुड़ियों को कुचल रही थी और उनसे अपने चेहरे पर क्रीम लगा रही थी और अपने जादुई शब्द बोल रही थी। खुद को सुंदर बना रही थी। उसके काले, रोएदार और गंदे बाल मुलायम, लंबे बालों में बदल गए। ओ मेरे प्यारे गुलाब, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी? रोजा मेरी रानी, मुझे लगता है कि कोई हमारे महल की ओर आ रहा है। चुप रहो मिर-मिर, मैं आईने में अपनी सुंदरता देख रही हूँ, तुम मेरा ध्यान भटका रहे हो। प्रिंस रिचर्ड और उनके सैनिक अंततः डायन के महल में पहुंच गए। दूर से गुलाबों को देखकर राजकुमार की आंखों में जलन होने लगी। मेरी सुरक्षा के लिए मेरी विशेष पोशाक लेकर आओ। जबकि राजकुमार ने अपनी विशेष पोशाक पहनी हुई थी, एक सिपाही ने बाग का दरवाजा खोला। तभी आगे राजकुमार, पीछे सैनिक गुलाब के बगीचे में दौड़ पड़े। प्रिंस रिचर्ड अपने सुरक्षित हाथों से बगीचे से मुट्ठी भर गुलाब चुन रहे थे, इतना कि गुलाब की पंखुड़ियां हवा में उड़ रही थी। अच्छा, तो तुम मेरे खिलाफ जा रही हो? मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारे बगीचे को भी नष्ट कर दूंगा, गंदी चुड़ैल। जब डायन रोजा की बिल्ली मिर-मिर खिड़की के पास सुस्ती से सो रही थी, वो अचानक आवाज सुनकर जाग गई और उसने देखा कि क्या हुआ था। वो तुरंत रोजा के पास भागी, जो शीशे में अपने मुलायम बालों में कंघी कर रही थी। गुलाब, तुम्हारे गुलाब चले गए। जल्दी से खिड़की के बाहर देखो। तुम फिर किस बारे में बात कर रहे हो मिर-मिर? सैनिक, वो गुलाब तोड़ रहे हैं। म्याऊ। डायन खिड़की की ओर दौड़ी। उसी क्षण उसने देखा कि एक कवचधारी व्यक्ति उसके पीछे अपने सैनिकों के साथ उसके बगीचे में गुलाब तोड़ रहा था। नहीं, मेरे गुलाब, तुम मेरे गुलाबों के साथ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? सैनिक अचानक रुके और खिड़की में चुड़ैल को देखा, लेकिन उन्होंने एक महिला को देखा जिसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे।
जिससे वे उसकी सुंदरता से सब कुछ भूल गए। वे महिला की सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गुलाब तोड़ना बंद कर दिया। दूसरी ओर राजकुमार ने खिड़की में चुड़ैल को न देखकर गुस्से में गुलाब तोड़ना जारी रखा। उसी क्षण राजकुमार का दस्ताना गुलाब के विशाल कांटे पर लग गया और फट गया। उसके हाथ में तुरंत खुजली होने लगी और लाल हो गया। राजकुमार ने घबराकर बगीचे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो कांटों से फिसल गया और जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही राजकुमार का भारी लोहे का मुखौटा उतर गया। ओह मेरा मुकुट, ओह मेरी आंखें, मेरी मदद करो, मेरी पूरी त्वचा जल रही है। उसी समय चुड़ैल बगीचे के बीच में प्रकट हुई। वो उदास होकर लगभग लुप्त हो चुके गुलाब के बगीचे की ओर देखने लगी। वो इतनी गुस्से में थी कि वो फिर से सुंदर नहीं हो पाएगी, इसलिए उसके चेहरे पर जादू का असर खत्म हो गया और वो फिर से अपने पुराने बदसूरत रूप में वापस आ गई। अपने राजकुमार को मेरे महल में ले आओ, फिर ये स्थान छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम सबको मेंढक बना दूंगी और दलदल में कैद कर दूंगी। सैनिकों ने वैसा ही किया जैसा चुड़ैल ने कहा। राजकुमार ने एक उदास कमरे में अपनी आंखें खोली। सुनो, क्या कोई है? ये क्या हो रहा है? डायन रोजा गुस्से में अंदर आई। मेरी मदद करो, मेरे हाथ और मेरा चेहरा बुरी हालत में है। अगर मैं ऐसा हो जाऊंगा तो कोई भी राजकुमारी मुझसे शादी नहीं करेगी। नहीं, आप बहुत स्वार्थी व्यक्ति हैं। कोई भी आपसे प्यार नहीं कर सकता। आप जानते हैं, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल जब तक आपको सच्चा प्यार नहीं मिल जाता, आप एक जानवर की तरह अकेले रहेंगे। डायन ने अपने हाथ में रखी औषधि राजकुमार पर डाल दी और उसे एक बदसूरत जानवर में बदल दिया। ये तुम्हारे अहंकार का परिणाम था राजकुमार। अब से तुम मेरी सेवा करोगे। अब अपने महल में वापस जाओ और हमेशा के लिए गुलाब के बीज लगाओ। राजकुमार एक जानवर के रूप में अपने महल में लौट आया। उन्हें राज्य में देखकर सभी कर्मचारी डरकर महल से भाग गए। यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी उसे त्याग दिया। गुलाबों के पास रहना अब प्रिंस रिचर्ड को परेशान नहीं करता था, लेकिन उसे विशाल महल में एक जानवर के रूप में अकेला छोड़ दिया गया। वो दिन रात बगीचे में गुलाबों की देखभाल किया करता था, जब तक कि ब्यूटी उसके सामने नहीं आई। यही कहानी है ब्यूटी, क्योंकि तुमने मुझे सच्चा प्यार दिया, पूरे दिल से प्यार किया, डायन रोजा द्वारा किए गए जादू का असर खत्म हो गया। हाय मेरे प्रिय राजकुमार, वो कितनी दुखद कहानी थी, लेकिन अब जादू बीत चुका है। बगीचे में गुलाबों का क्या होगा? प्रिंस रिचर्ड और ब्यूटी ने एक अजीब सी कर्कश आवाज सुनी। उन्होंने तुरंत महल की खिड़की से गुलाब के बगीचे को देखा। गुलाबों के बीच उन्होंने बैंगनी चमक के साथ एक काली छाया देखी। ना तो तुम और ना ही गुलाब मुझे छुटकारा दिलाएंगे प्रिंस। मैं तुम्हें हमेशा के लिए श्राप दूंगी। राजकुमार और सुंदरी पहले ही समझ चुके थे कि प्यार से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं, लेकिन डायन रोजा के लिए इसे समझना असंभव था। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में दो भाई बहन रहते थे। लड़के का नाम था हैरी और वो बहुत शरारती था, और लड़की का नाम था सैली। वो बहुत होशियार थी, लेकिन थोड़ी भुलक्कड़ भी। हैरी और उसकी बड़ी बहन सैली बहुत गरीब थे। वे अक्सर खाली पेट सो जाते थे और हर दिन भूखे रहते थे। रात में उनके लिए सोना मुश्किल था, क्योंकि उनके पेट में दर्द होता था। एक दिन
सैली इतनी भूखी थी कि उसके पेट से आवाजें आ रही थीं। ओह, हमने कई दिनों से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। सैली अपनी भूख मिटाने के लिए पार्क में टहलना चाहती थी। वो घर से निकल गई। वो अपने साथ पानी की बोतल भी ले गई। थोड़ी देर बाद वो पानी पीकर आराम करना चाहती थी। हालांकि तभी जर्जर कपड़ों में एक बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई। वो औरत धीरे धीरे सैली के पास आ गई। लड़की, मुझे पानी का एक घूंट दो। मैंने कई दिनों से पानी नहीं पिया। मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ, ये लीजिए, आप जितना चाहें पी सकती हैं। बूढ़ी औरत ने पानी पिया और एक पल में वो एक खूबसूरत युवा परी में बदल गई। अरे परी, तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर लड़की। एक वर मांगो। मेरा भाई हैरी और मैं बहुत गरीब हैं और कई दिनों से भूखे हैं। ठीक है, घर पहुंचते ही मेज पर देखना, तुम्हें जादू का कटोरा मिलेगा। जादू का कटोरा? हाँ, जब तुम कहोगी कटोरे गर्म खाना पकाओ तो ये तुम्हारे लिए मीठा दलिया बनाएगा, और जब तुम कहोगी रुको कटोरे, ये काफी है, तो ये रुक जाएगा। अब तुम और तुम्हारा भाई कभी भूखे नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी परी। हे छोटी लड़की, जादू के कटोरे के लिए जादुई शब्द मत भूलना। सैली घर की तरफ चल पड़ी और सचमुच जैसा परी ने कहा था, मेज पर एक कटोरा था। दीदी, ये अनोखा कटोरा कहाँ से आया? ये अनोखा नहीं है, ये जादुई है। ये एक जादू का कटोरा है। हाँ ठीक है, पर इस खाली कटोरे का करेंगे क्या? अब चुप रहो और देखो। पकाओ कटोरे, गरम खाना पकाओ। जादू के शब्दों को सुनते ही कटोरा गर्म होने लगा और मीठा दलिया पकाने लगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये कटोरा तो सच में जादुई है। मतलब अब से हम भूखे नहीं रहेंगे। हैरी और सैली ने 1 या 2 नहीं बल्कि 10 प्लेट मीठा दलिया खाया, और जब उनका पेट भर गया तो सैली ने जादुई शब्दों को कटोरे को और अधिक बनाने से रोकने के लिए कहा। मैंने पेट भर कर खाया। ये दलिया बहुत स्वादिष्ट है। मैं तो ये हर रोज खा सकता हूँ। तुम कभी विश्वास नहीं करोगे कि मुझे ये जादुई कटोरा कैसे मिला। सचमुच सैली और हैरी ने कई दिनों तक मीठा दलिया खाया और इसके स्वाद से वे कभी नहीं थके। एक दिन बाहर जाने से पहले सैली अपने भाई को बताना चाहती थी कि कटोरे को कैसे रोकना है। हैरी, हैरी, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। चलो आओ। हैरी ने अपनी बहन की बात को अनसुना कर दिया और उसके पास नहीं आया। तो सैली उसके पास गई, लेकिन उसी पल वो भूल गई कि वो क्या कहने वाली थी। आखिरकार वो भुलक्कड़ जो थी। क्या हो गया? तुम मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं सो रहा हूँ? सैली, मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात कहने आई थी, लेकिन तुम भूल गई। सही कहा ना मैंने? तुम्हारी याददाश्त है ही कमजोर। इतना मतलबी मत बनो हैरी। वैसे भी मैं जा ही रही हूँ। लेकिन एक बार जब वो बाहर थी, सैली को याद आया कि उसे अपने भाई से क्या कहना है। ओह, अब मुझे याद आया कि मुझे उसे याद दिलाना था कि जादू की कटोरे को कैसे रोकना है। चलो ठीक है, हैरी मेरे पहुंचने तक नहीं उठेगा। पर इधर हैरी उसके घर से निकलते ही जाग गया था। वो अपने बिस्तर से उठकर मेज की तरफ गया क्योंकि वो बहुत भूखा था। खाना बना कटोरे, चल खाना बना। जादू का कटोरा तुरंत गर्म होने लगा। घर में फिर से मीठे दलिये की महक आने लगी। हैरी ने मीठे दलिये की एक बड़ी प्लेट खा ली थी। अब वो उसे पकाने से रोकना चाहता था। मैंने काफी खा लिया। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। अरे रुक जा कटोरे, और मत पका।
रुक जा। लेकिन जादू के कटोरे ने खाना बनाना बंद नहीं किया, क्योंकि ये सही जादुई शब्द नहीं थे। रुक जा कटोरे, रुक जा। जादू का कटोरा नहीं रुका, वो मीठा दलिया पकाता रहा। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगा? ये तो रुक ही नहीं रहा है। कटोरे रुक जा, रुक जा। ये रुक क्यों नहीं रहा है? हैरी कुछ भी कहता रहा, पर कटोरा मीठा दलिया पकाता रहा। और जब तक सैली घर लौटी, तब तक लगभग पूरा घर दलिये से भर चुका था। मेरा भाई शायद अभी तक उठा ही नहीं है, इसलिए अब मैं उसके लिए स्वादिष्ट दलिया बनाती हूँ। ये क्या है? जब सैली घर का दरवाजा नहीं खोल सकी, तो उसने खिड़की से देखा, और क्या देखा! पूरा घर चिपचिपा और दलिये से भरा हुआ था, क्योंकि उसका भाई हैरी कटोरे को पकाने से रोक नहीं पा रहा था। ओह, ये बहुत ही भयानक है। हैरी! दीदी, मेरी मदद करो, मैं गिर जाऊंगा। रुको कटोरे, ये काफी है। सैली के जादुई शब्दों को सुनते ही कटोरे ने दलिया पकाना बंद कर दिया, और आखिरकार हैरी दलिये में डूबने से बच गया। शुक्रिया दीदी। वैसे अब हम इस मीठे दलिये का करने क्या वाले हैं? ये तो घर में चारों तरफ फैल गया है। सैली के पास एक अच्छी तरकीब थी। उसने फौरन जाकर पड़ोस के अपने दूसरे गरीब पड़ोसियों को बुलाया। उनमें से हर कोई सैली के घर के बाहर आ गया। जब हैरी ने स्वादिष्ट दलिये के साथ प्लेटों को भर दिया, तो सैली ने उन्हें उनके भूखे और गरीब पड़ोसियों को बांट दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सैली, तुमने हमारी भूख मिटा दी। कितना स्वादिष्ट है। हैरी और सैली अपने जैसे गरीब लोगों की मदद करके बहुत खुश थे। अपने भूखे पड़ोसियों को खिलाकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर एक बूढ़ा गरीब दिखने वाला आदमी उनके पास आया। ओह, क्या सच में दलिये का एक जादुई कटोरा? मैं अपनी पत्नी और बच्चों के भोजन के लिए कई दिनों से भटक रहा हूँ, पर अब मैं थक चुका हूँ। कृपया मुझे कटोरा दे दो, ताकि मैं उन्हें खाना खिला सकूं। अब हम क्या करेंगे दीदी? इसे दे देंगे तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। ऐसा मत सोचो हैरी, आदमी के बच्चे भूखे हैं। इस दुनिया में बच्चों को भूखा नहीं रहना चाहिए। ये कटोरा लो और अपने परिवार के पास ले जाओ। उसी क्षण वो आदमी एक सुंदर युवा परी में बदल गया। ओह, तुम तो वही परी हो जिसने मुझ पर एहसान किया है। हैरी और सैली, तुमने मुझे बहुत खुश किया है। तुमने पड़ोस में रहने वाले गरीब लोगों को खाना खिलाया और उस आदमी की मदद की जिसके बच्चे भूखे थे। इस एहसान के बदले तुम ये जादुई कटोरा हमेशा के लिए रख सकती हो। तुम इसके लायक हो। क्या सच में? ये तब से हर दिन हैरी और सैली शहर के गरीब लोगों को दलिया बांटते रहे। उनके उदार दिल उनके द्वारा बांटे गए दलिये के समान मीठे हो गए। जब उन्होंने बच्चों, जवान और बूढ़े लोगों सबका पेट भरे हुए देखा और उन्हें खुश देखा, तो उनका जीवन भी सुख और शांति से भर गया। द गूज गर्ल। एक बार की बात है, एक रानी और उसकी बेटी देश के सबसे खूबसूरत महल में एक साथ रहते थे। राजकुमारी की एक परी थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी। इस परी ने हमेशा उसकी रक्षा की। एक दिन जब राजकुमारी की शादी की उम्र हो गई, तो उसने दूसरे देश के राजकुमार से मिलने जाने का फैसला किया। रानी ने चलते वक्त अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए गहनों का एक डिब्बा दिया। अगर रास्ते में किसी को पता चलता है कि आप राजकुमारी हैं, तो आपके साथ बुरा हो सकता है बेटी। इसलिए किसी सैनिक की बजाय मेरी एक सहायक तुम्हारे साथ रहेगी। अच्छी परी के पास राजकुमारी के लिए उपहार भी थे।
उसने उसे फलादा नाम का एक बोलने वाला घोड़ा दिया। मैं सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार हूँ मेरी राजकुमारी। एक और चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ मेरी राजकुमारी। परी ने राजकुमारी को एक रुमाल दिया जिस पर 3 सितारे थे। ये जादुई रुमाल है राजकुमारी, इसे हमेशा अपने पास रखें और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। राजकुमारी ने अलविदा कहा और फलादा पर बैठ गई और उसकी सहायक एक गधे पर। कुछ घंटे बाद राजकुमारी जंगल की सड़क पर चल रही थी। वो बहुत थक गई थी, इसलिए उसने कुछ आराम करने की सोची। ओह, मुझे बहुत प्यास लगी है। हमारे पास पानी है ना? मुझे दोगी थोड़ा? सहायक लड़की ने पानी पीकर खत्म कर दिया था। क्षमा करें राजकुमारी, लेकिन मुझे भी बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैंने वो सब पी लिया। अपने लिए ढूंढ लो, मैं नौकर नहीं हूँ। राजकुमारी सहायक के ऐसे अभद्र व्यवहार को देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वे सड़क पर चलते रहे। कुछ समय बीत जाने के बाद राजकुमारी रुक गई। शाही सहायक, क्या आप मुझे उस फव्वारे से पानी लाकर देंगी प्लीज? क्षमा करें राजकुमारी, लेकिन मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। आप अपने घोड़े से उतरिए और अपना पानी खुद पी लीजिए। राजकुमारी और फलादा की नजरें मिली। एक बात कहूँ, मुझे ये सहायक लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। इसकी मौजूदगी में सावधान रहे। राजकुमारी अपने घोड़े से नीचे उतरी और उसने खुद ही तालाब से पानी लेकर पिया। उसकी जेब में रखा जादुई रुमाल अचानक बोलने लगा। मेरी राजकुमारी सावधान रहो, ये सहायक लड़की खतरनाक है। लेकिन जैसे ही राजकुमारी पानी पीने के लिए झुकी, उसका जादुई रुमाल पानी में गिर गया। ओह नहीं! पानी में बहते जादू के रुमाल को देखकर सहायक लड़की ने मौका देखा। अब आपके पास कोई और शक्ति नहीं बची है। अब से मैं सभी आदेश दूंगी और आप वही करेंगे जो मैं कहूंगी। अब राजकुमारी के कपड़े उतारो और मुझे दे दो। अगर तुम लोगों ने किसी को सच बताया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। सहायक लड़की ने न सिर्फ राजकुमारी के कपड़े पहने, बल्कि वो उसके घोड़े फलादा पर भी चढ़ गई और आगे बढ़ने लगी। दूसरी ओर असली राजकुमारी अब गधे पर चढ़ गई थी और धीरे धीरे वो उसके पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद वे दोनों राजकुमार के महल में पहुंची। जब राजकुमार ने उनका स्वागत किया तो उसने सोचा कि सहायक लड़की राजकुमारी है और उसे अंदर आमंत्रित कर लिया, जबकि असली राजकुमारी बाहर खड़ी रही। ठीक है मेरे राजकुमार, वो सिर्फ एक नौकरानी है। उसे हमारे साथ महल में अंदर आने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कि आप उसे कोई नौकरी दे दें ताकि वो अपनी नौकरों वाली औकात ना भूले। राजकुमार ने वैसा ही किया और उसे कॉनराड नाम के एक लड़के से मिलवाया जो हंसों का रखवाला था। कॉनराड की मदद करके आप भी हंसों का चरवाहा बन सकती हैं। मेरे राजकुमार, मेरा आपसे एक और अनुरोध है। क्या आप इस क्रोधी घोड़े को बांध सकते हैं? बेहतर होगा आप उसे जंजीरों में बांध दें। उसने मुझे यहाँ तक आते आते मार ही डाला होता। तो राजकुमार ने एक सहायक को बुलाया और उसे घोड़े को एक खलिहान में बांधने का आदेश दिया। सहायक लड़की ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि उसका धोखा गुप्त रहे और उसने राजकुमार को मूर्ख बनाया। असली राजकुमारी दुखी थी और रो पड़ी कि उसका घोड़ा फलादा जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो तुरंत उसे देखने खलिहान में गई। बेचारा फलादा वहाँ जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ओ फलादा, ये उन्होंने क्या किया? अगर आपकी रानी माँ ने सुना कि क्या हुआ तो वो बहुत परेशान होंगी मेरी राजकुमारी। निराश होकर राजकुमारी ने अपने घोड़े फलादा को छोड़ दिया और कॉनराड के साथ घास के मैदान में हंसों को चराने लगी। थोड़ी देर बाद वो आराम करने के लिए एक पत्थर पर बैठ गई और सोने की क्लिप खोल दिए जिससे उसके बाल बंधे हुए थे। जब कॉनराड ने इन चमकदार हेयर क्लिप्स को देखा
तो वो तुरंत राजकुमारी के बालों के पास पहुंचा। वो उन्हें लेना चाहता था। गोल्डन हेयर क्लिप्स, मुझे ये सुनहरे बाल चाहिए। मेरे बालों को छोड़ दो। उड़ाओ पागल हवा, तेज और सीधे उड़ाओ। कॉनराड की टोपी उड़ाओ और ले जाओ। उसी समय ऐसी पागल हवा चली कि कॉनराड की टोपी उसके सिर से उड़ गई। पहाड़ों पर उड़ती हुई टोपी का पीछा करने के बाद कॉनराड ने आखिरकार अपनी टोपी पकड़ ली। राजकुमारी, जिसने अपने बालों को फिर से बांध लिया था, उसने अपने सुनहरे बालों की क्लिप छिपा दी। सूर्यास्त तक हंसों को एक साथ चराने के बाद कॉनराड और राजकुमारी आखिरकार महल में लौट आए। कॉनराड तुरंत राजा के सामने गया। मैं उस अजनबी के साथ काम नहीं करना चाहता। पर क्यों कॉनराड? वो पागल है। वो अपने घोड़े से बात कर रही थी और मेरी टोपी भी उड़ा दी और मेरा मजाक उड़ा रही थी। इन शब्दों के बाद राजा के मन में संदेह पैदा हो गया। अगले दिन राजा ने गुप्त रूप से राजकुमारी का पीछा किया। राजकुमारी पहले खलिहान में गई और अपने जंजीर वाले घोड़े फलादा से बातें की। घोड़े को बातें करते देख राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर वो घास के मैदान में गया जहां कॉनराड और राजकुमारी कल हंस चरा रहे थे, और वो झाड़ी के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद उसने राजकुमारी के बालों में सुनहरे बालों की क्लिप देखी। उड़ा पागल हवा, तुरंत उड़ा। कॉनराड की टोपी उड़ाओ और ले जाओ। राजकुमारी के इन शब्दों के बाद बहुत ही तेजी से एक पागल हवा चलने लगी और टोपी फिर से उड़ गई। कॉनराड अपनी टोपी के पीछे पहाड़ों तक दौड़ा। इस बीच राजकुमारी ने अपने सुनहरे बालों की क्लिप फिर से अपने बालों में छिपा ली। राजा को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वो चुपके से तुरंत महल में लौट आया। शाम को राजा ने राजकुमारी को अपनी उपस्थिति में बुलाया। उसने उससे उसके बोलने वाले घोड़े फलादा और सुनहरे बालों की क्लिप और जंगली हवा के बारे में पूछा। राजा के ये पूछने पर राजकुमारी रोने लगी। मैं आपको नहीं बता सकती महाराज, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं जेल चली जाऊंगी। सच बोलने से बिल्कुल भी मत डरो जवान लड़की, बताओ मुझे। राजकुमारी ने शुरू से राजा को एक एक करके सारी घटनाएं बताईं। रास्ते में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था। तो तुम असली राजकुमारी हो, चिंता मत करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब जाओ और राजकुमारी की तरह तैयार हो जाओ। राजा ने तुरंत अपने पुत्र राजकुमार को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। उसी शाम नकली राजकुमारी से बिना कुछ कहे राजकुमार ने महल में भोज का आयोजन किया। असली राजकुमारी राजकुमार के एक तरफ और नकली दूसरी तरफ बैठी थी। असली राजकुमारी की सुंदरता मुग्ध कर देने वाली थी, लेकिन नकली राजकुमारी ने उसे नहीं पहचाना। ये लड़की कौन है और यहाँ दावत में क्या कर रही है? उसे ये इतने सुंदर गहने और सुंदर पोशाक कहाँ से मिली? महल में उपस्थित सभी लोग, मेरे पास आपके लिए कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। राजा ने इस तरह बताना शुरू किया कि राजकुमारी के साथ क्या हुआ था, जैसे कि ये किसी और की कहानी हो। अंत में उन्होंने सभी से पूछा कि झूठ बोलकर लोगों को धोखा देने वाले को कैसी सजा दी जाए। उस झूठे को सबसे भारी सजा दी जानी चाहिए मेरे राजा। उसके पैरों को जंजीर से बांधकर हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहिए। क्या वाकई? लेकिन इस कहानी में तुम ही वो झूठी हो। तुमने अपने आप को खुद दंड दिया है। सैनिकों, इस झूठी को मेरी नजरों के सामने से ले जाओ।
इस प्रकार सहायक लड़की को झूठ बोलकर राजकुमारी का जीवन बर्बाद करने की सजा भुगतनी पड़ी। राजकुमार ने उस रात असली राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तब राजकुमारी और राजकुमार खलिहान में गए और बात करने वाले घोड़े फलादा को भी बचाया। आखिरकार सच सामने आ ही गया राजकुमारी। अगर आपकी रानी माँ ये पल देखती तो वो खुशी से रो पड़ती। राजकुमारी और राजकुमार ने एक नया जीवन शुरू किया जिसमें वे अब बहुत खुश थे और राजकुमारी की नेक दिल परी हमेशा उनके साथ रहती थी, जो उन्हें हमेशा के लिए हर बुराई से बचाती थी।